मैं जयंती माला मिश्रा, डॉटर ऑफ सितारा देवी। आज मैं बहुत खुश हूँ कि यंगस्टर लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अमलतास आर्ट एंड एंटरटेनमेंट बहुत बढ़िया काम कर रहा है। ये काफ़ी गुणीजनों को बुला रहे हैं अपने प्रोग्राम्स में, उन लोग से गोष्ठी करवा रहे हैं, वार्तालाप करवा रहे हैं और वो सब वार्तालाप गोष्ठियों को रिसर्च करके उसका बुक लॉन्च करेंगे। कितना बढ़िया काम आज के जनरेशन लोग कर रहे हैं। मुझे बहुत खुशी है, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। विशाल पांडे को बहुत बहुत बधाई और आशीर्वाद। मुझे इस कार्यक्रम में विशाल पांडे ने इनवाइट किया, मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। आज मैं आप सबको, यंगस्टर भी हैं, मेरी उम्र के भी हैं, मुझसे बड़े भी हैं, तो यंगस्टरों को हाय, मेरे उम्र वालों को नमस्ते और बड़ों को प्रणाम। मेरी शुरुआत कथक तो उसके बारे में सबसे पहले आपको मैं बताऊंगी कि आखिर कथक क्या है और कथक का मतलब क्या है। और कथक हमारे नॉर्थ में, पंजाब में, दिल्ली में, लखनऊ में, बनारस में, बंगाल में, आसाम में, डिब्रूगढ़ में, बहुत सारे जगहों में, राजस्थान में, बहुत सारे जगहों में ये कथक होता है। तो कथक कैसे आया? तो सबसे पहले हमें 7000 साल पीछे जाना होगा, क्योंकि कथक जो है ये कथा है, देवी देवताओं का है, मंदिरों का है और हमारे समस्त भारत का है। मगर वो उसकी चलन कैसे शुरू हुई वो बताना बहुत ज़रूरी है। ब्रह्मा जी, जैसे हमारी पौराणिक गाथाओं में ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इन तीनों देवताओं को बहुत उच्च कोटि पे उनको स्थान दिया हुआ है। तो क्योंकि हमारा नृत्य, गायन और वाद्य भारत का वो अध्यात्म से जुड़ा हुआ है, तो हमें पौराणिक कथाओं में जाना ही होगा। एक समय ऐसा आया था जब ब्रह्मा ने 4 वेदों का उन्होंने रिसर्च करके इस धरती पे भेजा। जब 4 वेद आ गए तो ऋषि मुनियों ने उसका गाथा कहना शुरू कर दिया। होम यज्ञ होने लगे, मगर नाट्य और नृत्य नहीं होता था। संगीत होता था, क्योंकि साम वेद में संगीत है, तो ध्रुपद धम्मार हुआ करता था। शिवजी ने भी ध्रुपद धम्मार काशी में गाया है, वहीं से उसका चलन शुरू हुआ है, भगवान शिव से शुरू हुआ है। नाच के देवता भी, नृत्य के देवता भी शिव माने गए हैं। तो ब्रह्मा जी ने जब ये देखा कि 4 वेद तो आ गए और ऋषि मुनियों ने, देवी देवताओं ने उसको ग्रहण कर लिया, मगर नृत्य और नाट्य में कोई वेद नहीं आया है, तो उन्होंने नाट्य शास्त्र की रचना करी और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने उसमें डाला। जब नाट्य शास्त्र आ गया तो उन्होंने सोचा इसको दे किसको, जो इसको आगे बढ़ाएगा। जैसे आज की स्थिति है कि हम कथक नृत्य करते हैं, कोई भरतनाट्यम, कोई मणिपुरी, कोई उड़ीसी, तो गुरु तो यही चाहते हैं ना कि शिष्य लोग इसे अपनाएं और इसका प्रचार करें। तो उसी तरह देवी देवता भी यही चाहते हैं कि वो चीज़ जो लिखे हैं, जो चीज़ें वो सामने लाए हैं, तो उसका प्रचार शिष्यगण लोग करें।
तो उन्होंने एक ऋषि भरत मुनि जो बहुत ही ज्ञाता ऋषि थे, मगर वो सामवेद, रुद्रवेद और चारों वेदों के ज्ञाता थे, वो उसका वो हवन पूजा पाठ में लगे रहते थे। उनका नृत्य से कोई लेना देना नहीं था। मगर ब्रह्मा जी ने उन्हें ही बुलाया और कहा कि भाई तुम्हारे तो बहुत शागिर्द हैं, क्योंकि तुम्हारे 100 बेटे हैं तो, और सारे के सारे तुम्हारे शिष्य हैं, तो तुम एक काम करो कि ये मैंने नाट्य शास्त्र बनाया है, इसका तुम प्रचार करो। तो भरत मुनि ने कहा कि मुझे तो आता ही नहीं है नृत्य करना, ना ही नाट्य करना, तो मैं कैसे इसका प्रचार करूँगा। बोले तुम जाओ शिव भगवान के पास जाओ और उनसे शागिर्दी ले लो अपनी, और उनसे शिक्षा लो, उनको गुरु बनाओ और उनसे शिक्षा लो। तो भरत मुनि ने ऐसे ही किया और जाकर उन्होंने शिव भगवान से शिक्षा ग्रहण की। सारे जितने भी तांडव थे, नृत्य के अलग अलग अंग थे, बहुत सारी मुद्राएं थीं, बहुत सारे कटाक्ष थे, अंग त्रिभंग थे, और चेहरे के बहुत सारे भाव भंगिमा थे। बहुत सारी चीज़ नाट्य शास्त्र में है, उसका आप लोग जब कभी रिसर्च करोगे, पढ़ोगे तो आपको मालूम होगा। वो सब शिव भगवान से उन्होंने सीखा। पार्वती से भी लाशंग सीखा और सीखकर वो अपने 100 बेटों को और सिखाया उन्होंने। जब वो 100 बेटों को सिखाए तो उन्हें एक चीज़ की बड़ी ऐसे लगा कि इसमें अभी भी कुछ खामियां हैं, यानी कमियां हैं। क्या कमियां हैं इसके अंदर, तो वो वही सोच रहे थे कि क्या खामियां हैं। तो उनको पता चला कि इसमें एक रस नहीं है। वो क्या रस होता है, जैसे कि एक श्रृंगार रस होता है, उस रस की उसमें बहुत कमी आई। तो फिर ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी से बोले, ब्रह्मा जी मैंने तो सारा नृत्य सीखा, सालों सीखने के बाद मैंने अपने शिष्यों को, बच्चों को, सबको सिखा दिया, मगर उसमें फिर भी रस की कमी आ रही है, और मुझे ऐसा लगता है कि ये रस की कमी एक औरत ही पूरा कर सकती है। तो ब्रह्मा जी ने कहा तो ठीक है। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, तुम एक काम करो, इंद्र के दरबार से, वहाँ से तुम अप्सराओं को, इंद्र को उनको बोलो कि तुम्हें अप्सरा दें, और वो अप्सराओं को तुम नृत्य सिखाओ। तो भरत मुनि ने कहा ठीक है। इंद्र के दरबार गए, उनसे प्रार्थना करी, और उन्होंने उनको 8 अप्सराएं दी। 8 अप्सरा जब उनके पास आ गई तो उन्होंने वो नृत्य सिखाना शुरू किया। वो नृत्य सिखाना शुरू कर दिया। वो जब नृत्य सिखा रहे थे तो 8 अप्सराओं को उन्होंने अलग अलग रस के अंग सिखाना शुरू किया। अब जब 9 रस उनको सिखा दिया और 108 नायिका भेद सिखा दिया, और 108 नायक, अब 108 नायक तो ऑलरेडी थे, 108 नायिका भेद उन्होंने उन गणिकाओं को, अप्सराओं को सिखाया। अब अप्सरा के साथ किन्नर भी थे और उनके साथ गंधर्व भी थे। गंधर्व यानी जो गाना बजाना करते हैं, म्यूजिशियन जिसको हम लोग कहते हैं, वो उनको गंधर्व कहा जाता है। वो जो नर्तकी होती है उसके साथ वो गाते हैं, बजाते हैं, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स वो लोग बजाते हैं, तो वो गंधर्व लोग हुआ करते थे। वो नर्तकियों के साथ में अक्सर हुआ करते थे, उनका सपोर्ट करते थे एज ए म्यूजिशियंस। और ये जो किन्नर होते थे, वो किन्नर जो कि हमारे अभी भी धरती में भी हैं, वो लोग भी गाना बजाना किया करते थे और इसका प्रचार करते थे। ऐसे करके हमारे यहाँ, हमारे भारत जो अपना धरती है, भारत की धरती है, ये ऋषि मुनियों की धरती है, देवी देवताओं की धरती है, ये बड़ी पावन धरती है। यहाँ तो विदेशों से भी बहुत सारे औलिया, बहुत सारे सेंट और बहुत सारे पैगंबर भी आके यहाँ पे बहुत सारे चीज़ों का अध्ययन किया है उन्होंने, और बहुत बहुत तपस्याएं की हैं। तब यहाँ ये तपोभूमि है,
ये भारत देश जो है हमारा तपोभूमि है, वो आज से नहीं है, हजारों साल से है। इसलिए यहाँ की बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं भी हैं जो कि नेगेटिव होते 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 भी पॉजिटिव में बदल जाती हैं। तो ये तो मैं थोड़ा सा आध्यात्मिक बातें आपसे कर रही हूँ। तो इस प्रकार धरती पे हमारा बहुत सारा प्रचार हुआ और बाद में आगे जाके जब राजा महाराजाओं के दरबार में ये नृत्य गया, तो अब जैसे यूपी में गया, यूपी में हुआ, तो वहाँ के राजा महाराजाओं के दरबार में जो गया, तो कथा कहने वाले लोग जो थे वो मंदिरों में देवी देवता के मूर्तियों के सामने बैठ के कथा कहते थे। उसी को वो नाट्य के रूप में राम बन जाते, लक्ष्मण बन जाते, सीता बन जाते, ये सब आदमी ही नाचा गाया करते थे और घुंघरू बांधकर, खड़ताल लेकर, मंजीरा लेकर कथा कहकर नाचते थे। तो कथा कह के नाचने का जो शुरुआत भरत मुनि के बाद जो हुआ वो राम राज्य में हुआ। राम राज्य में जब लव कुश अपने जंगल से आते हैं, माता पिता के पिताजी के सामने आते हैं और वो बताते हैं कि वो कौन है, तो श्री राम भगवान को पता चल जाता है कि मेरे बेटे हैं, उनको अपनाया जाता है। मगर उन्होंने पूरे दुनिया में जाकर कथा कह कर, नाच कर और कीर्तन कर इसका प्रचार किया। वहाँ से शुरुआत हुई कथक की। लव कुश ने शुरुआत किया कथक की, यानी कि कथा कह के नाचने वाले, नाट्य करने वाले को कथक कहा जाता है। ठीक है, अब वो कथक पूरे दुनिया में उन्होंने प्रचार किया। उसके बाद हमारे नॉर्थ में सबसे पहले इसका आगमन हुआ, ज़्यादा नॉर्थ के लोगों ने अपनाया। जब अपना लिया तो क्या हुआ कि ये चीज़ें दरबार में गईं, क्योंकि मंदिरों में राजा महाराजा आते थे, वो देखते थे कि भाई ये सब लड़के नाच रहे हैं, तो उन्हें वो इनवाइट करते थे कि आप पधारो, हमारे दरबार में भी आप लोग आके नृत्य गायन वाद्य की परंपरा को दिखाओ। तो आप लोग को शायद मालूम होगा 2500 साल पहले आम्रपाली हुआ करती थी, बुद्ध भगवान के समय, बहुत बड़ी नृत्यांगना थी। ये बिहार की वैशाली नगर की थी और उस समय वैशाली नगर में जैसे कि हमारा अभी भारत है, यहाँ पे किसी राजा महाराजा का राज्य नहीं है, उसी तरह पब्लिक का राज था। जबकि पाटलिपुत्र बहुत करीब था वैशाली से। आम्रपाली वहीं की थी और उन्होंने वो डांस कथक का प्रचार किया। बाद में वो बुद्ध भगवान के शरण में शरणागत हुई। उसी तरह बसंत सेना भी थी, वो भी 2500 साल पुरानी, उन्होंने भी बहुत प्रचार किया कथक का। ये अपने बनारस की थी, उन्होंने भी बहुत प्रचार किया। उसके बाद में कुछ ऐसा समय आया कि कुछ हमारे बाहर के मुल्कों के जब लोग हमारे भारत को, इतनी समृद्धि थी हमारे भारत में, इतना सोना, राजा महाराजा, प्रजा सब खुश, हर तरफ बहुत आनंद ही आनंद था। तो बाहर के मुल्कों को पता चला, तो सोने की चिड़िया उस वक़्त कहा जाता था। और मम्मी भी कहती थी और हम हर किताबों में हम ये पढ़ते चले आए कि भारत सोने की चिड़िया थी उस ज़माने में। तो सब लोग उस आकर्षण में आके अटैक करते थे और अटैक करके यहाँ काफ़ी समय तक रहते थे। तो सबसे पहला अटैक कहाँ होता था? मंदिरों में, क्योंकि मंदिरों में आज भी बहुत चढ़ावा सोने और रुपये और पैसों का होता है। तो वो लालच से आकर ये लोग सब कुछ अपना ग्रहण करते थे और अटैक करके यहाँ की लोगों को कुछ अत्याचार भी करते थे और कुछ लोग यहाँ बस जाते थे। तो जब बाहर के मुल्कों के लोग आके यहाँ बसे तो हमारे कल्चर में, हमारे संगीत में, हमारे नृत्य में कुछ नए क्रिएशन होने लगे। उस ज़माने में
लड़कियां मंदिरों में जब कथा होती थी तो उस जमाने में लड़कियां तो नाचती थीं, छोटी रहती थी तब नाचती थी, मगर बड़े होने के बाद पर्दा होता था तो वो लोग नहीं नाचा गाया करती थी। मगर गणिकाएं नाचती थी, गणिकाएं गाती थी, वो लोग करती थी नाच गाना, मंदिरों में नहीं। वो लोग राजा के दरबार में राज नर्तकी बनती थी, राजा के दरबार में गायन गाती थी, नाचती थी, ये सब गणिकाएं करा करती थी। काफ़ी हद तक गणिकाओं ने इस चीज़ का राजा महाराजाओं क्या बहुत ज़्यादा उसको पब्लिसिटी करी। इस भरत मुनि के नाच गाने को काफ़ी संजो के रखा। मगर क्या होता है कि अगर गणिका ही नाचेंगी गाएंगी तो अच्छे परिवार के लड़के लड़कियां कैसे नाचेंगे गाएंगे, ये क्वेश्चन आता था। तो बाद में क्या हुआ कि राजा महाराजाओं के दरबार तो चलते रहे, काफ़ी गणिकाएं नाचती रहीं, काफ़ी गुरुजन भी उनको सिखाते रहे। गुरु लोग जो कि गाते थे बजाते थे, चूँकि वो मर्द थे तो वो उस महफिल में जाके गाना बजाना राज्य गायक बनते थे, गणिका भी राज नर्तकी बनती थी, वो चलता था। मगर अच्छे लोग, अच्छे परिवार की लड़कियां नाचा गाया नहीं करती थी। तो क्या हुआ कि सुखदेव महाराज जी ने इस बात पे गौर करी। अब वो ज़माना आ गया था, ब्रिटिशर्स का ज़माना आ गया था। उस ज़माने में क्या था कि तब तक राजा महाराजाओं के दरबार में जो भी नर्तक, लड़के नर्तक थे, गुरुजन थे, जिस दरबार में थे वो घराना बन चुका था। जैसे रायगढ़ महाराज क्या रायगढ़ घराना हो गया, अब थोड़े समय में हुआ है। और बिंदादिन महाराज का घराना लखनऊ का वाजिद अली शाह की वजह से हो गया। और बनारस, चूँकि बनारस मंदिरों का ही था, यहाँ राजा के पास जाकर ये नर्तक लोग, बनारस के राजा इतने बहुत ज़्यादा शौकीन तो थे, मगर ये चीज़ें कोई राज गायक या राज नर्तक वहाँ नहीं था, मंदिरों में था। वहाँ पे राजा महाराजा, मंदिर का ही शिव भगवान को राजा कहा जाता है, तो शिव भगवान के सामने ही ये लोग का नाच गाना होते चले आया था। हाँ, बनारस के जो कि घरानेदार गायक हुआ करते थे, घरानेदार जो वाद्य बजाने वाले लोग हुआ करते थे, या कोई नर्तक होता था तो वो दूसरे राजा महाराजाओं के जाकर वहाँ पे नौकरी करता था। जिस तरह की सुखदेव महाराज जी हमारे ग्रैंडफादर ने जाकर नेपाल के बादशाही में जाकर वहाँ पे राज गायक थे, उसी तरह और लोग भी बहुत जगह जाकर, मगर ये सब के सब बनारस में हैं, आजमगढ़ में हैं, या हड़िया गांव में हैं, या जौनपुर में हैं, या विंध्याचल में। कथक एक जाति बाद में बन गई, क्योंकि मुगलों ने कथक नाचने वाले कथक को कथक कर दिया। अरे भाई ये कथक डांस है तो कथक करने वाले, बजाने वाले भी कथक हो गए, क्योंकि ये सब सम्राट परिवार के, ब्राह्मण परिवार के हुआ करते थे, ये लोग मिश्र जाति के हुआ करते थे, ये सब के सब कथावाचक हुआ करते थे और नाचा गाया करते थे। तो भगवान की लीलाएं किया करते थे। जैसे कि थिएटर में आप करते हो एक्टिंग, उस तरह से एक्टिंग और डांस दोनों किया करते थे, मगर मंदिरों में करते थे। बाद में रोजी रोटी के लिए लोग बादशाह के दरबार में, तो कोई नवाबों के दरबार में, तो कोई कहाँ पलायन कर गए। कोई हड़िया गांव से पलायन हो गए, कोई बनारस से पलायन हो गए, कोई आजमगढ़ से हो गए, मगर ये सब के सब कथक बिरादरी के हैं, ये सब कथावाचक लोग हैं। तो अब ऐसा एक समय, जब ब्रिटिशर्स के समय ऐसा आया कि लड़कियां तो नाच नहीं रही थी, अच्छे परिवार के लड़के तो नाच रहे थे और आज भी नाचते हैं लड़के, अच्छे परिवार की लड़कियां नहीं नाचती थी नॉर्थ में। तो सुखदेव महाराज जी ने कहा कि अगर अच्छे परिवार की लड़कियां नहीं नाचेंगी, और सुखदेव महाराज जी को ये ज्ञान कैसे हुआ, रविंद्रनाथ टैगोर के वजह से हुआ। रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा कि अगर सुखदेव जी आपकी लड़कियां नहीं नाचेंगी तो ये कला एक सीमित हो जाएगी और सिर्फ लड़के ही नाचते रह जाएंगे, इतना बड़ा नाम प्रचार नहीं होगा कथक नृत्य का। अगर इसको आपको दरबारों से निकालकर, कोठे से निकालकर लाना है, गणिकाओं से वापस लेकर आपको मंदिरों का चीज़ मंदिरों में लाना है, तो
तो आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, आपको अपने लड़कियों को सिखाना पड़ेगा। और ये आपके लड़के नाच रहे हैं तो ठीक है, लड़कियों को करना पड़ेगा। तो सुखदेव महाराज जी बहुत ज्ञानी थे, वो संगीतज्ञ परिवार के थे, उनके फोर फादर भी नाचा गाया करते थे। और अभी जो आप जनरेशन देख रहे हैं सुखदेव महाराज जी की, वो 9वीं जनरेशन चल रही है, जिसमें कि विशाल कृष्णा नाच रहे हैं और मेरी बेटी ऋषिका नाच रही है, और भी बहुत सारे बच्चे नाच गा रहे हैं। और बनारस में जितने भी अभी बनारस घराना का नाम लेके नाचते हैं, वो सब बनारस घराने के ही हैं। और सब के सब हमारे कोई अलकनंदा देवी जी के शागिर्द हैं, तो कोई पाणे महाराज जी के हमारे अंकल के शागिर्द हैं। तो हमारे घराने से नृत्य का ज़्यादा प्रभाव रहा है, हमारे घराने में नृत्य ज़्यादा किया गया है। सुखदेव महाराज जी गायक तो ज़रूर थे, मगर नर्तक भी थे और वाद्य भी बहुत अच्छा बजाते थे, संगीतज्ञ थे। तो उन्होंने बड़ी रिसर्च की। और एक बात और कहने जा रही हूँ कि जो कथक नृत्य में पहले थ्योरी नहीं थी, लिपि नहीं थी, कथक का जो तोड़े टुकड़े की लिपि होती है, वो किस प्रकार से थ्योरी लिखी जाए, वो नहीं था। तो सुखदेव महाराज जी ने जाकर शिवा पशुपति से, बनारस में ही है, शिवा पशुपति जी का घराना है, वहाँ जाकर उन्होंने नोटेशन सीखा था गाने का। मगर नृत्य में किस तरह से नोटेशन होना चाहिए, वो खुद उन्होंने दिमाग लगाकर, और वो नृत्य का नोटेशन उन्होंने, सुखदेव महाराज जी ने इसका इजाद किया। कवित्वरण का इजाद किया, कविताओं का दुर्गा की लीला कैसे करी जाए, वो कविता और उसको ताल में बंद करके एक परण का रूप लेकर उसको दिया गया। तो ये सुखदेव महाराज ने बहुत सारी, कम से कम 500-600 कविताएं, कवित्वरण, ये सब उन्होंने लिखी हैं। वो उसमें बहुत ज़्यादा उनकी रुचि थी। तो वो सब उन्होंने अपने बेटियों को, अलकनंदा देवी उनकी बड़ी बेटी, तारा देवी उनसे छोटी, और सितारा देवी सबसे छोटी, तीनों बहनों में छोटी। फिर उसके बाद उनके छोटे भाई पाणे महाराज और चौबे महाराज जी। और उसके बाद उनके 2 वाइफ थी, एक बड़को देवी थी और एक थी मत्स्य कन्या माहिलो देवी। इन दोनों की औलादों में से सारे के सारे औलाद लोग नृत्य और गायन और वाद्य में थे। तो सबसे बड़े बेटे जो पहली वाइफ से थे, वो किशन प्रसाद जी उनका नाम था, और बहुत बड़े डांसर थे और सिंगर भी साथ में थे। मगर बाद में उनकी आवाज़ खराब हो गई, तो उन्होंने तालीम देना शुरू किया। सबसे पहले कोरियोग्राफी जो होती है, स्टेज में जो कोरियोग्राफी जो होती है, वो कृष्ण प्रसाद जी ने ही शुरुआत की। मैं ये बातें आपको बता रही हूँ, 100 साल पहले की बातें हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में जब इन समूह को तालीम दिए और ये लोग 22, 23, 24 साल, कोई 25 साल, कोई 28 साल, कोई 26 साल के होने लगे, तो और उनको प्रचार करना था सुखदेव महाराज जी को। तो वो ये सोचे कि इनको अब दूसरा स्टाइल भी सिखाना चाहिए कथक का। तो अच्छन महाराज जी, बिंदादिन महाराज जी के ख़ानदान के उनके पुत्र, उनको ऑफ़र किया कि भाई महाराज, और ये सब कथावाचक ही लोग एक दूसरे से रिलेटिव ही थे, तो उनको अपने घर में बुलाए और फिर तालीम शुरू करवाई इनकी, सितारा देवी की, तारा देवी की और अलकनंदा देवी की, लड़कियों की खास करके उन्होंने तालीम दिलाई। अच्छन महाराज जी को अपना बेटा चौबे महाराज जी को उनको गोद में दिया, क्योंकि तब तक अच्छन महाराज जी को बिरजू महाराज जी नहीं हुए थे, क्योंकि उनके घर में लड़कियां बहुत हुई थी, लड़का नहीं हुआ था। तो उन्होंने चौबे महाराज जी को गोद लिया और चौबे महाराज जी को कम से कम 18-20 साल तक अच्छन महाराज जी ने सिखाया, पूरी तालीम दी। और ऐसी तालीम दी कि रियाज का आलम ऐसा होता था कि एक कमरे में उनको रियाज कराया जाता था, और वो रियाज में पूरा रेत रखा जाता था। जब रेत भीग जाएगा तब तुम्हें नाश्ता मिलेगा, पसीना इतना निकलना चाहिए। तो ये रियाज हुआ करता। उस ज़माने में सब कोई किसी को प्रॉब्लम तो था नहीं, राजा महाराजा लोग हुआ करते थे, वो सारा शिष्यों को खिलाना पिलाना, घर का सारा कुछ देखभाल करते थे। आज के जैसा थोड़ी है कि हर कलाकार बेचारा सोच रहा है कि अभी कोविड आ गया
और उसके बाद में अभी ये सब चल रहा है, किसी का काम नहीं हो रहा, किसी का कुछ नहीं हो रहा, क्या करें क्या ना करें, ऐसा नहीं हालत था। उस ज़माने में हेल्प किया जाता था। महामारी तो तब भी होती थी मगर इतने बड़े पैमाने में नहीं होती थी। खैर, तो ये इस तरह से शिक्षा इन लोग की ग्रहण हुई। तो जब इनकी शिक्षा शुरुआत के तौर पे बता रही हूँ, जब ये लोग छोटे छोटे थे, सितारा देवी की उम्र क्या हुई होगी, 5-6 साल की थी, उनकी बड़ी बहन और तारा आंटी। जब इन्होंने सुखदेव महाराज जी ने इनकी नृत्य की शिक्षा शुरू की तो बिरादरी में बहुत हल्ला मचा कि भाई ये क्या कर रहे हैं, ये तो तवाइफें नाचती हैं कथक, अब अपने बेटियों को सिखा रहे। बेटा तो नाचे तो ठीक है, चलता है, हमारे यहाँ तो सब संगीतज्ञ है, नाचेगा गाएगा बजाएगा, लड़की थोड़ी नाचेगी गाएगी बजाएगी, ये क्या इसको क्या गणिका बनाएंगे क्या ये करके उनको बोला गया। सुखदेव महाराज जी को उनके ही बिरादरी के लोग आए, उनके ही रिश्तेदार लोग आए, बड़ा समझाया सुखदेव महाराज जी को कि भैया तुम मत सिखाओ ये डांस, इन लोगों को घर में ऐसे शौक के तरीके से सिखा रहे हो तो सिखाओ, इन लोगों को शादी वादी करो और भगाओ, ये सब मत करो, मत सिखाओ इन लोगों को। सुखदेव महाराज जी ने बोला नहीं, अगर मैं इन लोगों को नहीं सिखाऊंगा तो ये इसका प्रचार नहीं होगा और कोई भी सम्राट परिवार की लड़कियां नहीं नाचेंगी। तो बिरादरी ने बोला सबका ठेका तुमने थोड़ी लिया है कि अब कौन नाचेगा कौन नहीं नाचेगा, तुमसे क्या मतलब है, तुम अपने लड़कियों को ना नचाओ। सुखदेव महाराज जी ने माना नहीं तो भाई लड़ाई झगड़ा हुआ, मारपीट हुआ, उनको काफ़ी अवहेलना हुई, गाली गलौज हुए, फिर उनके मुंह में काला किया गया गधे से लेके। मान नहीं रहे थे सुखदेव महाराज जी तो उनको गधे में घुमाया गया, पूरा मोहल्ला गधे में घुमा के बोला भैया इनका हुक्का पानी बंद करो, आज से ना इनके घर में कोई जाएगा, हमारे समाज का कुछ भी मरण जीवन किसी चीज़ में हम लोग शामिल नहीं होंगे, शादी ब्याह में कोई शामिल नहीं होगा, ना इनके घर से हमारे घर में शादी होगी न ब्याह होगा, हुक्का पानी बंद। और वो उनको उस मोहल्ले से निकाल दिया गया। उनकी एक बुढ़ी परदादी थी, दादी और परदादी थी जिंदा, तो उनको बोला इनको छोड़ दो, इन्हें यहीं रहें, बाकी सब जाए यहाँ से। तो ये अपना सुखदेव महाराज जी वहाँ से पलायन करे और चौक में आए। चौक में आके उन्होंने नृत्य कला का फिर से बच्चों को सिखाना शुरू किया और इनको शिक्षा देनी शुरू की। तो उनके एकेडमी का नाम था राधा कृष्ण नृत्य मंडल। अब आप सोचिए, राधा कृष्ण नृत्य मंडल जो नाम रखेगा वो क्या ऐसा कोई गलत काम करेगा? नहीं ना। मगर क्या है कि लोगों ने रिपोर्ट की कि सुखदेव महाराज जी चौक में लड़कियों को डांस सिखा रहे हैं और वो गलत है और वो नाचना डांस करना लड़कियों के लिए गलत है, वो बहुत गलत काम कर रहे हैं। तो किसको? तो उस ज़माने में जो ब्रिटिशर्स थे, एसएसपी को, डीआईजी को और डीएम को रिपोर्ट गया। अब वो अपने किसी आदमी को भेजे सुखदेव महाराज जी के क्लास में कि कौन यहाँ पे ऐसा कौन सा नाच गाना हो रहा है कि जो इतनी इनकी सारे लोग कंप्लेन कर रहे हैं। तो आए, जब आके देखा तो ये तो कृष्ण भगवान की लीलाएं सिखा रहे हैं, राम की लीला सिखा रहे हैं। तो उन्होंने जाके डीएम वगैरह को कहा कि भैया वहाँ तो कुछ और हो रहा है, ऐसा कोई गलत डांस वांस तो नहीं हो रहा है। तो डीएम बोला अच्छा ठीक है, तो उनसे कहो कि हम आ रहे हैं और आके हमको उनका प्रोग्राम देखना है। तो वो उनको 10 दिन 15 दिन दे दो, 10-15 दिन में वो तैयार करके दिखाए कि वो क्या करते हैं। अगर हम सेटिस्फाई होंगे तब तो ये यहाँ बनारस में रहेंगे, नहीं तो फिर यहाँ से भी जाएं। डीएम साहब आए, उन्होंने देखा। जब उन्होंने देखा कि ये तो अपनी भगवान की लीलाएं कर रहे हैं और एक छाया नृत्य दिखाया था उन्होंने, कर्टन्स रखा था और पीछे लाइट रखी थी और ब्लैक शेडो डांस में लड़ाई हुई, पांडवों की कौरव से लड़ाई दिखाया, जो गीता उपदेश था वो सीन उन्होंने दिखाया अपने शागिर्दों से। तो शेडो लाइट में बोले अरे वाह क्या काम किया है सुखदेव महाराज जी ने, रामलीला से लेके शेडो लाइट में ये सब बोले क्या बात, आप तो बहुत ब्रिलियंट हो, इतनी अच्छी चीज़ अपनी संस्कृति को सिखा रहे हो और आपके लोग और आपके देश के लोग ऐसा आपको कह रहे हैं, आपके बनारस के लोग आपके लिए ऐसा कह रहे हैं, गलत बातें कर रहे हैं, ये बहुत गलत बात है। बोले इनसे आज से कोई भी इनको कोई तंग नहीं करेगा, ये जो सिखाएंगे वो सब सीखने वाले बच्चों को सीखने दें और ना उनको कोई त्रास न दे। चलो यहाँ से तत्वथंबा हो गया और सुखदेव महाराज जी ने अपने बच्चों को वहाँ से तालीम दी। तालीम देने के बाद मेमन सिंह महाराज के यहाँ पे वो
जाके अपने वहाँ पे उनके शागिर्द थे मेमन सिंह महाराज, तो उन्होंने बुलाया कि हमारे बच्चों को भी आप तालीम दे दीजिए। वहाँ जाके तालीम शुरू करी उनके बच्चों की, और उसके बच्चों के बाद में अपने बच्चों को भी काफ़ी रियाज वगैरह, काफ़ी साल तक कलकत्ता में रहे। और मम्मी, सितारा मम्मी का जन्म जो है वो कलकत्ता ही में हुआ था। ये जो मैंने आपको बीच में एक बात बताई कि जब वो 4-5 साल की थी तो पहले कलकत्ता में गए हुए थे, और कलकत्ता से जब वो पैदा होंगे उसके बाद ये बनारस में आए थे, तो ये वाक़या इनके साथ हुआ था, बिरादरी वालों ने अपोज किया था। तो उसके बाद मम्मी 12 साल की जब हुई, अब मैं यहाँ तो तक मैंने सुखदेव महाराज जी का स्ट्रगल और हमारे कथक नृत्य का किस तरह से आगमन हुआ, वेदों के जरिए हुआ, कथावाचक थे, दरबारों में गए, बड़ा बड़ा अलग अलग घराने बने, जयपुर घराना बना, बनारस घराना बना, लखनऊ घराना बना, रायगढ़ घराना बना, सब घराने बन गए। अब सितारा देवी ने क्या किया? सितारा देवी ने क्या किया? वो सितारा देवी के बारे में, अपने मम्मी के बारे में आपको हम बताएंगे कि मम्मी हमारी देश की, भारत देश की प्रथम महिला हैं जिन्होंने कथक की दुनिया में कथक का बहुत बड़ा प्रचार किया, और वो प्रथम भारत की महिला होते हुए वो हमारी एम्बेसडर बनी। एम्बेसडर यानी डांस की एम्बेसडर बनी, रिप्रेजेंट किया इंडिया को ऑल ओवर द वर्ल्ड। उस ज़माने की बात कर रही हूँ, आज से कम 70 साल पहले की बात कर रही हूँ। तो उन्होंने उसका प्रचार किया पूरे दुनिया में जाके कथक का, और ऐसा कोई नृत्य नहीं होगा जो उन्होंने नहीं सीखा और नहीं जाना। उन्होंने दुनिया के हर नृत्य को सीखा है और हर नृत्य को जाना है। बहुत सारे नृत्य को उन्होंने अपने कथक में इन्वेंट किया है, मिलाया है, क्योंकि कथक में बेसिकली देखा जाए तो भरतनाट्यम में बहुत सारी मुद्राएं हैं, बहुत सारी पोजेस हैं, मगर कथक में बहुत सारे पोजेस नहीं हैं और बहुत सारी मुद्राएं नहीं यूज़ करते हैं, जबकि करना चाहिए, क्योंकि भरतनाट्य शास्त्र तो सबके लिए है, कथक वालों के लिए भी है, और भरतनाट्यम, मणिपुरी, उड़ीसी, कुचिपुड़ी सबके लिए, सारे डांस फॉर्म वहीं से निकले। तो कथक क्यों वंचित हो रहता है? अब थोड़ा सा शुरू हुआ है, तो मम्मी ने वो रिसर्च किया कि जितने भी भरतनाट्य शास्त्र के मुद्रास थे उसको यूज़ किया, और बहुत सारे ऐसे चीज़ थी जैसे रशियन बैले हैं, तो रशियन बैले से बड़ी प्रभावित थी मम्मी ने रशियन बैले भी सीखा। रशियन बैले की भी बहुत सारी चीज़ उन्होंने इसमें डाला है, अपने कथक में डाला है। और वैसे देखा जाए तो भरतनाट्य शास्त्र तो बाहर के मुल्कों में ब्रिटिश के टाइम में चारों वेद भी वहीं चले गए, भरतनाट्य शास्त्र भी वहीं चला गया, बहुत सारी चीज़ें वहाँ चली गई थी, तो वहाँ के लोगों ने रिसर्च कर करके अपने डांस में डाला है, अपने उनकी भौले की जो भी स्थिति है, जो भी उनका अपना कंट्री है, उस हिसाब से उन्होंने सब डाला हुआ है। तो मम्मी ने भी बहुत सारी चीज़ें डाली हैं, और बहुत सारे रिसर्च किया उन्होंने किस तरह से औरतों को नाचना चाहिए। वो उनका पहला रिसर्च था। वो कहती थी कोई भी औरत जब स्टेज पे आती है, क्योंकि तब तक ब्रिटिश का टाइम था और मम्मी देख चुकी थी दुनिया को, उन्होंने लाइट कैसे होता है, कैमरा कैसे लगाया जाता है, किस तरह से लाइट आपको फेस में लेना चाहिए, किस तरह से कॉस्ट्यूम्स को पहनना चाहिए कि वो स्टेज में अच्छा लगे और ऑडियंस को पसंद आए, कैसे कैसे आपको नृत्य करना चाहिए कि ऑडियंस को पसंद आए। उन्होंने ऑडियंस को देख के बहुत सारे चीज़ों का रिसर्च किया, कॉस्ट्यूम से लेकर, नृत्य से लेकर, नाट्य से लेकर, बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने इन्वॉल्व किया। पहले कथक नृत्य में कोई भी वंदना नहीं हुआ करता था, स्तुति नहीं हुआ करती थी, यानी कि हमारे भारत की पौराणिक सभ्यता जो है, देवी देवताओं का नमन करना, उनको याद करना, श्लोक
बोलना, ये सब चीज़ कथक में नहीं होता था। क्योंकि मुगल कालीन का बहुत ज़्यादा प्रभाव था, दरबारों के मुगल कालीन की वजह से वहाँ का कल्चर अलग हो जाता था। तो वो ज़्यादातर मुगल कालीन में आप सलामी देखेंगे, आमद देखेंगे, उठान देखेंगे, ये सब चीज़ें हैं, बहुत ही खूबसूरत है, कोई शक नहीं कि वो सुंदर नहीं है। मगर वो हिंदू कालीन के जो भी हमारी सभ्यता थी, वो हमारी सभ्यता, अब देखिए ऐसा ही होता है, आपकी जो सभ्यता होती है, जो पुरानी सभ्यता है, उसको बाहर के मुल्क के लोग आकर अपनी सभ्यता से तो हमें जीतते हैं। हमारा भारत का कल्चर बहुत बड़ा है, बहुत ही महान है, मगर वो हमारे कल्चर को किस तरह से डाउन करेंगे। अपने कल्चर को ज़्यादा बढ़ावा दे के, हम पे आक्रमण करके, हम पे कब्जा करके अपने कल्चर को ज़्यादा देंगे तो ही ना वो हमसे जीत पाएंगे। ये बात आज भी है। अभी देखिए, अब ऐसा हो गया है कि इंग्लिश पढ़ना बहुत अच्छी बात है, इंग्लिश लैंग्वेज बहुत अच्छी बात है, लैंग्वेज है वो हमारी संस्कृति नहीं है। जिस तरह से संस्कृत हमारी संस्कृति है, हमारा लैंग्वेज है, हिंदी हमारा लैंग्वेज है, तमिल हमारा, तेलुगु हमारा, ये हमारे भारत के अपने लैंग्वेज हैं। उसी तरह अंग्रेजी भी लैंग्वेज है। वो लैंग्वेज समझ कर अगर आप उसको अपनाते हैं तब तो बहुत अच्छा है। नहीं जी, आप अंग्रेजी बोलते हैं तो आप महान हैं, और जो हिंदी बोलता है वो महान नहीं है, ऐसा एटीट्यूड हो रहा है। उसी तरह वेस्टर्न कंट्री के जितने भी नाच गाने हैं आज हमारे चैनलों पे हावी हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि हमारे जो भी अपने घर के लोग हैं, माता पिता, वो वेस्टर्न कल्चर को बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं। उससे लगता है बहुत हम हाई फाई हैं, हम ये सब करने से बहुत ज़्यादा ऊंचा स्थान है हमारा, हम बहुत डोमिनेट कर सकते हैं इस तरह से बिहेव करके। तो वो उसी तरह उस समय मुगल कालीन के भी इस तरह से नाच गाने और पढ़ाई लिखाई हर चीज़ में शामिल है, बहुत कानून और बहुत सारी चीज़ों में भी शामिल है। वो धीरे धीरे हटेगा, मगर नाच गाने में बहुत सारे क्रिएशन भी मुगल कालीन में हुए और बहुत ही खूबसूरत हुए, उसको अपनाने में कोई बुराई नहीं है। मगर हमें अपना कल्चर को भी दर्शाना चाहिए। तो वो जो हमारे मंदिरों की प्रथा थी, वो मंदिरों की प्रथा को मम्मी ने बहुत ज़्यादा लिया। अब जब उन्होंने कॉस्ट्यूम पहना देवी देवता का, देवी का, अब आप दुर्गा का नृत्य करने जाएंगी तो अनारकली पहन के आप दुर्गा को दर्शाएंगी तो कैसा लगेगा? या राजस्थानी घाघरा चोली पहन के आप दिखाएंगी, मीराबाई बनेंगी तो बहुत अच्छा लगेगा। तो कैसा लगेगा? दुर्गा के उसमें तो नहीं, आपको वही धोती, काष्ठा वाली धोती आपको पहननी पड़ेगी, वो चोली पहनने पड़ेगा, वो दुर्गा का सारा रूप करना पड़ेगा, वो काली के कॉस्ट्यूम पहनने पड़ेगा, तभी ना आप काली और दुर्गा बनकर आप रक्तबीज का संहार करेंगी या आप शुंभ निशुंभ का संहार करेंगी। पब्लिक कैसे एक्सेप्ट करेगा आपको? और आज भी नहीं कर रहा है। लोग अगर करते हैं तो नहीं करता है ना, थोड़ा बहुत तो उसका कॉस्ट्यूम का असर पड़ता है, थोड़ा बहुत तो आपके मेकअप और आपके ड्रेस का और आपके डांस का, आपके हर चीज़ का असर पड़ता है। तो वो चीज़ों को उन्होंने बहुत ज़्यादा ग्रहण किया और उसको यूटिलाइज करके उसको समाज के सामने स्टेज पे लाया। अब तराना, तिलवट, चतुरंग ये गायकी में हुआ करता था। कोई तराना, तिलवट, चतुरंग गायकी नाच में करता ही नहीं था। तो 1940 में मम्मी ने तराना, तिलवट, चतुरंग शुरू किया, ये नृत्य में करने लगी। तो आज सब कोई तराना करते हैं, अच्छी बात है। तो अच्छी बात है, ये सब चीज़ होनी चाहिए। और उसी तरह आज जिस तरह से कि मम्मी ने पौराणिक चीज़ें, आइटम्स बनाए, जैसे द्रौपदी चीरहरण बनाया, कौरव पांडव का युद्ध बनाया, गीता उपदेश बनाया, और राधा कृष्ण का विरह का जो है उनका, जब वो कृष्ण भगवान मथुरा जाते हैं, मथुरा गमन, बहुत ही बेहतरीन मथुरा गमन करती थी, वो उन्होंने बनाया। जटायु मोक्ष, जब जटायु और रावण का युद्ध हो रहा था तो जटायु के पंख काटने के बावजूद भी जटायु रावण से लड़ाई करते करते मारा गया था और राम के गोद में उसने अपना दम तोड़ा। तो ये सारा सीन वो कम से कम 45 मिनट 1 घंटे का वो एक आइटम करती थी। उसी तरह बहुत सारे आइटम उन्होंने इजाद किए और इसमें डाला। और एक आइटम वो और करती थी
जिसमें कि दक्ष यज्ञ कर रहे हैं और सती माँ उसमें कूद जाती हैं। तो ये सब चीज़ों का उन्होंने शुरुआत किया। संपूर्ण रामायण भी उन्होंने शुरुआत की। और भगवान कृष्ण की लीलाएं, तो लीलाओं में उनके फादर ने ही बहुत सारे कविताएं ऐसी ऐसी लिखी थी। उस कविता को उन्होंने ताल में बंद करके गायकी में लाकर उस कविता को उन्होंने कम से कम उनके अपने एक ग्रुप बनाती थी, जो अकेले ही ग्रुप बनाकर कृष्ण बनकर और वो उस चीज़ को नाचती थी। तो जिस तरह से महारास भगवान कृष्ण ने किया, वो महारास वो दर्शाती थी, वो अपने पिताजी की कविताओं में करती थी। तो इस तरह से बहुत सारे आइटम, कम से कम 400-500 आइटम इन्होंने बनाए हैं। और मुख्य आइटम का मैंने आपको नाम लिया, 400-500 उन्होंने बनाए। और बहुत सारे गत, जो गत कैसे लिया जाता है और किस तरह के से अलग अलग तरीके से लिया जाता है, एक गतों की माला इन्होंने बनाई थी। तो गत तो मम्मी बहुत ही खूबसूरत तरीके से लेती थी और बहुत ही खूबसूरत उनका पोस्चर्स बनता था। जब वो खड़ी हो जाती थी ऐसे गत लेकर खड़ी हो जाती तो उनका जो पोजीशन होता था बॉडी का इतना खूबसूरत होता था कि हम आप लोग को क्या बताएं। हमने तो उनको जिया है, मैंने तो उनको देखा ही है और उनके साथ पूरा मेरा जीवन बीता है। तो मैंने उनको खूब देखा है और उन्हीं को नहीं, मैंने बहुत बड़े बड़े कलाकारों को देखा है और ऐसे रूबरू बैठकर नृत्य करते हुए देखा है। एक से एक कलाकारों को मैंने देखा है। मैं बिरजू महाराज जी को डांस करते हुए देखी हूँ। इतना खूबसूरत डांस कि क्या क्या कहना। ऐसा नाच मैंने देखा है। मैंने चौबे महाराज जी को नृत्य करते हुए देखा है। मैं बहुत ही बेहतरीन डांसर, ऐसा डांसर शायद ही अब इस दुनिया में पैदा होंगे। आचार्य चौबे महाराज जी 9 तबलियों के साथ वो नाचते थे। ये कोई आसान बात नहीं है। 9 तबले वालों के साथ नाचना, वो भी सब घराने के तबले वाले, अलग अलग घरानेदार वालों के तबले के साथ नाचते थे। ऐसा लयकार थे कि हम क्या बोलें। उसी तरह बहुत लोगों को मैंने नृत्य करते देखा है। मम्मी को देखा है, रोशन कुमारी जी को देखा है, दमयंती जोशी को देखा है। मैंने बहुत अच्छे मेरा भाग्य अच्छा था कि मैं ऐसे कलाकारों को नृत्य करते हुए देखी हूँ। और आज भी बहुत सारे मेरे समकालीन के कलाकार लोग को भी मैंने देखा है, बहुत अच्छा नाचते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं। उन सबों को मैं बहुत पसंद करती हूँ। मुझे सब अच्छे लगते हैं, सबका स्टाइल अच्छा लगता है और अलग अलग और होना भी चाहिए, क्योंकि हमें कोई भी नृत्य गायन वाद्य फैक्ट्री के जैसा नहीं करना चाहिए। कि फैक्ट्री में भाई आज ये कॉस्ट्यूम निकला है सलवार कमीज, तो सारे सलवार कमीज एक लाइन से वैसे ही आएंगे, फिर दूसरा सलवार कमीज बनेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर एक का बॉडी अपना एक लैंग्वेज होता है, हर एक के बॉडी में अपनी लैंग्वेज होती है। हर एक अपने गुरु के सीखने के बाद भी वो अपना इनपुट डालता है और जितना वो क्रिएशन कर सकता है, उसका जितना ब्रेन होता है, जितना ज्ञान होता है, जितना उसको ज्ञान प्राप्त होता है, उस तरह से वो इवेंट करता जाता है, अंदर से वो बनाता जाता है और वो खूबसूरती बनती जाती है। और मैं तो ये कहती हूँ खूबसूरती तभी बनती है जब आप उसका प्रैक्टिस ऑल द टाइम करते रहते हो। कोई भी चीज़ की प्रैक्टिस आप करोगे तो वो आपको बड़े खूबसूरत एक जगह, एक मुकाम देगा। तो खूबसूरती, वो कहते हैं ना कि वो रंग लाती ही ना पत्थर में घिस जाने के बाद, ये एक शायरी है, बहुत बड़े शायर ने कहा है। तो उसी तरह आप कोई भी काम करते हो तो वो आप पत्थरों की तरह घिसना चाहिए। तो वही मम्मी हमें करती थी। मम्मी की शिक्षा होती थी, हमें शिक्षा देती थी। हमारी तो 5 गुरु रहे हैं। मम्मी रही हैं, तारा आंटी रही हैं, चौबे महाराज जी रहे हैं और सबसे पहले सुखदेव महाराज जी से मेरा गंडरबंद शागिर्दी हुई थी। तो उस ज़माने में वो 100 ईयर्स से ऊपर थे और मैं बहुत छोटी थी, 3 साढ़े 3 की थी। मुझे समझ में कुछ आता नहीं था, 1 2 1 2 1 2 1 2 करती थी। तो वो भी बनारस वाले घर पर। तो इसी तरह से हम संगीतक परिवार के हैं और हमारा ये पीढ़ी दर पीढ़ी हमारा कार्य यही है। अब आप हमसे पूछेंगे पढ़ाई के बारे में, तो पढ़ाई हमने इतना ज़्यादा नहीं किया, 12th तक कैसे भी रोग आके कर लिया। मगर हाँ, डांस की पढ़ाई मैंने PhD की है, पूरा किया है। और भारत सरकार से मैंने सुखदेव महाराज के ऊपर रिसर्च किया था,
तो वहाँ से भारत सरकार ने मुझे, वहाँ से भी मैं PhD हूँ। तो इस तरह से मैंने अपना कार्य किया और मम्मी ने जितने कार्य किए उनके ही सिखाने की वजह से, उनके ही समझाने की वजह से मैंने ये क्षेत्र को अपनाया और मम्मी के साथ बड़े कार्यक्रम किए मैंने। पूरे दुनिया में मम्मी के साथ बचपन में गई और उसके बाद भी मैं जाती रहती हूँ। और इनके साथ भारत का भ्रमण भी मैंने बहुत किया। मैं ऐसे ऐसे आपको किस्से बताऊंगी जो मम्मी के किस्से हैं। जैसे कि मम्मी कितनी सरल थी। उस ज़माने में वो फ़्लाइट से भी जाती थी, मगर अभी कोई ऑर्गेनाइज़र आके कहता था कि सितारा जी हमारे पास पैसे नहीं है इतने, मगर हम चाहते हैं कि आपकी कला का प्रदर्शन करवाएं और हम चाहते हैं कि आपको देखें लोग, और हम हमारी संस्था बड़ी खुश होगी अगर आप आएंगी, तो हम लोग को बहुत ही इसका बहुत ही आप आए तो बहुत अच्छा लगेगा। तो मम्मी जब वो चला जाता था तो हम लोग से बोलती, देखो बेचारा गरीब है, कितना उसको शौक़ है, देखो कि वो चाह रहा है कि कला का प्रदर्शन हो और पैसे नहीं है उसके पास में, तो अब कैसे करें एडजस्ट। तो अब हम लोग छोटे छोटे होता, हमें क्या समझ में आ रहा है क्या एडजस्ट करें। तो हम बोले क्या मम्मी के कैसे एडजस्ट करेंगे, आप तो फ्लाइट से जाती हो, कैसे एडजस्ट होगा आपका, कैसे होगा। नहीं हम ऐसा करते हैं कि ट्रेन से करते हैं, ट्रेन में। और वो ट्रेन में रिजर्वेशन उस ज़माने में हुआ करता था, फॉर्म भर के वो जाती थी और फॉर्म भर के सब हम लोग का भी और अपना भी सारे म्यूजिशंस का भी। तब वो फर्स्ट क्लास हुआ करता था और सेकंड क्लास हुआ करता था। तो ये सब एसी वेसी का कुछ कम ही चक्कर होता था उसमें, 1 बोगी या 2 बोगी होती थी, क्योंकि मम्मी के शरीर में दर्द होता था तो वो एसी में ज़्यादा मना करती थी। फर्स्ट क्लास वो पसंद करती थी। फर्स्ट क्लास में 4 लोगों का जो होता था वो कूपा बुक करती थी। तो हम 2 बहनें होते थे और अपनी होती थी और एक और कोई ना कोई अपने घर का कोई होता था, तो 4 जन हम लोग उसमें हो जाते थे। तो अब मम्मी जैसे कि VT स्टेशन है मुंबई में, तो वो काफ़ी मम्मी का आना जाना रहता था कि मम्मी खुद जाती थी, किसी मैनेजर या सेक्रेटरी, देखिए इतनी बड़ी कलाकार हो के भी कोई मैनेजर सेक्रेटरी वगैरह नहीं, अपनी डीलिंग खुद ही करती थी और हम लोग को भेजा करती थी। हमारे कज़न ब्रदर वगैरह VT में जाके टिकट बुकिंग करा के लाते थे। तब उस ज़माने में ब्रोकर वगैरह नहीं होता था, तो अभी कभी है नहीं, कज़न ब्रदर वगैरह नहीं है, तो लड़कियों को पसंद नहीं करती थी कि लाइन में जाके खड़े हो, तो हमको साथ में ज़रूर ले जाती थी। तो विंडो में जाके खड़ी हो गई। अभी वो फॉर्म भर रही, तो फॉर्म जब भरी तो उन्होंने अपना उम्र भी लिखना पड़ता है, तो उन्होंने उम्र लिख दिया 40 इयर्स। अब वो जो बैठा था विंडो वाला, वो 10 साल से मम्मी का 40 इयर्स ही सुन रहा था। वो 10 साल से वहाँ से रिटायर नहीं हुआ था या तबादला नहीं हुआ था उसको, तो वो रुक गया। सितारा जी आप ये 10 साल से 40 इयर्स लिख रहे हो, आप सही आपका सही में 40 इयर्स है? तो हंसने लगा, मम्मी भी हंसने लगी, बोले चुप रहो, कलाकार हैं हम क्या तुम्हें अपना उम्र बताएंगे बैठ के, चलो लिखो 40 ही लिखो। तो इस तरह से मम्मी की छोटी छोटी चीज़ें बड़ी मजाकिया, और बड़े मम्मी खुश मिजाज की महिला थी और यंगस्टरों को बहुत पसंद करती थी। कोई ऐसा प्रोग्राम्स नहीं होता था मम्मी का कि बम्बई में हो या बाहर भी, दिल्ली में हो या कलकत्ता में हो, उनका प्रोग्राम होता था और साथ में अगर यंगस्टरों का उद्घाटन भी होता था तो भी मम्मी वहाँ पे ज़रूर जाती थी और उन लोगों को आशीर्वाद देती थी। और वो चीफ गेस्ट बनना तो पसंद करती थी, मगर जज बनना कभी नहीं पसंद करती थी। वो कहती थी कि बच्चों का कंपटीशन होता है, अब बच्चों को किसी को फर्स्ट, किसी को सेकंड, किसी को थर्ड दो, तो मेरा दिल बहुत ख़राब होता है जब वो थर्ड बच्चे आते हैं और जो नापास हो जाते हैं, जिनको मिलता नहीं, उनके मोटे मोटे आँखों आंसू गिरते हैं, तो मुझे बहुत तकलीफ़ होती है। मैं उनका ये रुदन देख नहीं सकती हूँ, तो मैं नहीं जज बनूंगी। उन लोग को बोलती थी इसको जयंती को ले जाओ, जयंती जज बन जाएगी, मैं कभी नहीं जज बनूंगी। जज नहीं बनती थी क्योंकि बच्चों का रोना देख के उनको बहुत दया आता था और बहुत ख़राब महसूस करती थी। तो ये सब मम्मी के बड़े एक अलग तरीका था मम्मी का, और उन्हें कितने ही कलाकारों को प्रमोट किया। बॉम्बे में अहमद हुसैन, मोहम्मद हुसैन बहुत बड़े गज़ल गायक हैं,
और बड़ा अच्छा मुकाम है भाई लोग का। और वो मम्मी के घर आके यहाँ पे सालों साल हम लोग के साथ रहते थे, और उनको मम्मी ने प्रमोट किया। पॉलीडोर के थ्रू उन लोग ने गाना गाया, मैं हवा हूँ, कहाँ वतन मेरा, ये सब मम्मी करती रहती थी। महाराज जी को भी, बिरजू महाराज जी को भी बॉम्बे में मम्मी ने प्रमोट किया। बहुत महाराज जी को पसंद करती थी, बहुत प्यार करती थी, बहुत सपोर्ट करती थी। यहाँ भी बॉम्बे में जब भी महाराज जी आते थे तो उनके पास वो जाती थी और उनको श्रृंगार करती थी, उनको शॉल ओढ़ाना, उनको बड़ा प्यार करती थी। उसी तरह महाराज जी भी मम्मी को बहुत प्यार करते थे, तो करते हैं। अब ऐसा इनका दिल था, और इन्होंने फिल्मों में भी बहुत काम किया। फिल्मों में 1930 में इनका भी एक अलग ही वाक़या है। फिल्म में लोग अपना देश, अपना घर, अपना बार छोड़कर मुंबई में आते हैं, स्ट्रगल करते हैं, तब जाके उनको फिल्में मिलती हैं। अब इनका अलग ही भाग्य था। ये जब 12 साल की थी तो इनको फिल्मों में काम करने के लिए यहाँ से डायरेक्टर प्रोड्यूसर जाके बनारस से किसी ने कहा कि भाई पंडित जी की लड़कियाँ नाच रही हैं आजकल, जाओ उन्हें ले आओ, उनमें से कोई तुमको हीरोइन लगे तो ले लो। तो गए निरंजन शर्मा अपने असिस्टेंट के साथ में। तो जब हमारे बनारस में पहुँचे तो कबीर चौरा में पूछा कि भाई ये आचार्य ये सुखदेव महाराज जी का घर कहाँ है, सुना है कि उनकी लड़कियाँ डांस करती हैं। अब मोहल्ले वाले तो वैसे ही बिगड़े हुए थे, तो बोले हाँ हाँ करती हैं, अब जाओ जाओ वहीं पे है, जाओ। तो आ गए। जब आए तो अलकनंदा देवी जी, तारा देवी जी, वो लोग बड़ी थी, हीरोइन बनने लायक थी। तो उनको देखा तो बोला कि भाई इनका देखो, ये तो बड़ी खूबसूरत है, ये नाचती बहुत अच्छा है, इनको ले जाओ। तो बोले, देख तो लिया उन्होंने डांस, बड़ी तारीफ़ की, बोले आप बहुत खूबसूरत है, आप मुंबई आएंगे आपको हीरोइन तो ज़रूर ले लेंगे। उसके बाद तारा आंटी आई, तो वो गाती भी बहुत अच्छा थी और नृत्य भी बहुत अच्छा करती थी। वो गोपी किशन जी की माँ थी। तो उनको भी देखा तो बोला नहीं नहीं भैया ये बड़ी हैं, इनको भी हीरोइन बन सकती है। वहाँ पे तो फिल्मों में गाना बहुत है आजकल और नाच नहीं है, तो नाची के लिए तो हम आए हैं, मगर अब इतनी बड़ी बड़ी लड़कियों को हम नहीं ले जाएंगे। तो कोई 19 है, कोई 20 है, इतनी बड़ी लड़कियों को नहीं ले जाएंगे। तो बोले फिर कहाँ से, किसको आपकी क्या ढूंढ रहे हैं? तो वो बोले छोटी लड़की ढूंढ रहे हैं। बोले छोटी लड़की? तो बोले हाँ हमारे यहाँ एक छोटी लड़की है, सत्तो धन्नो है, धन्नो उसका नाम धन्नो है, वो नाचती तो है मगर हम लोग नहीं चाह रहे कि वो नाचे वाचे। उसका हम लोग ने अभी बात छेड़ी हुई है शादी वादी का, पहले बाल विवाह हुआ करता था, छेड़ी है तो उसकी शादी वादी करा देंगे और सेटल हो जाएंगे। मम्मी का मुंह थोड़ा सा टेढ़ा था, तो ये लोग ये सोच रहे थे कि इसको कहाँ, ये डांस भी करेगी तो इतना तो अच्छा होगा नहीं, दिखेगी नहीं, तो इसको हम लोग शादी वादी करा के इसको सेटल करा देंगे। एनीवे बोले नहीं हमें दिखाइए आप वो। तो जब उनको दिखाया तो जब देखा उनको, तो देखने के बाद उनका नाच देखा तो बोले ये तो फायर है, आपकी ये दोनों बेटियों से तो ये ज़्यादा फायर है, इनमें ये फायर है, यही चाहिए हमको। और बोला कि भाई धन्नो जी आप थोड़ा गाना भी गाइए। तो गाना गाया उन्होंने, गाना भी फर्स्ट क्लास गाए, नाचा भी फर्स्ट क्लास। बस भाई यही चाहिए पंडित जी, हम हाथ जोड़ते हैं और कोई आप बच्चों को मत दिखाओ, बस आप यही बच्चे चाहिए। तो सुखदेव महाराज भी बड़े असपंज में कि भैया ये इसका मुंह टेढ़ा है और इसको हीरोइन ले रहे हैं, ये क्या बात है? तो बोले क्या हीरोइन ले रहे हो? बोले नहीं सेकंड लीड है, बच्ची है अभी तो बड़ी नहीं हुई कि हीरोइन लेंगे, मगर वो सेकंड लीड है, वो हीरोइन के साथ ही साथ पैरेलल रोल है। और इनका ऐसा है कि ये हरदम नाचना और गाना का रोल है इनका, और ये धार्मिक है पिक्चर, उषा हरण नाम है इसका। तो उषा हरण में धार्मिक चीज़ें हैं, तो आपका ये सब मंदिरों का जो नृत्य आप कथा नृत्य करते हैं, कथक, वो हमें चाहिए। तो बोला अच्छा ठीक है, तो आएगी तो ज़रूर हम ले आएंगे इनको। आप बोले नहीं ले आएंगे नहीं, हमारे साथ चलिए। तो बोले भाई हमारा तो 30 आदमी का परिवार है, हम तो ये रोटी रोजी यही कमाते हैं, अपना सब करते हैं, हम अपने परिवार को चलाते हैं, हम चले जाएंगे तो ये खाएंगे पिएंगे कैसे? तो बोले इन सबों को ले चलिए। अब आप ज़रा सोचिए 30 आदमी मम्मी के साथ मुंबई में आए हैं 1930 में, और आके निरंजन शर्मा ने, पहले भी कंपनियां हुआ करती थी, कंपनी में ऐसा हुआ करता था कि
हीरो हीरोइन, साइड हीरोइन, सब लोग उसके मुलाजिम हुआ करते थे, नौकरी करते थे, और नौकरी का हर महीना इन लोग को पैसा मिलता था। अब इन आर्टिस्टों का, म्यूजिशियंस का, म्यूजिक डायरेक्टर का काम ही होता था कि रोज़ वहाँ जाओ और कंपनी में प्रैक्टिस करो, हीरो हीरोइन अपना डायलॉग करेंगे और डांसर अपना डांस करेंगी, और कोई सिचुएशन डांस का है तो वो डांस का भी हीरो हीरोइन करेंगे। ऐसा मतलब ऐसा करके सब लोग का रोज़ प्रैक्टिस होता था। कंपनी का काम ही था कि इनको वहाँ जाके अपना रोज़, और कंपनी का जो मैनेजर होता था वो चेक करता था कि आधी हीरो नहीं आया, आधी हीरोइन नहीं आई, तो उनका पैसा कटता था। ये सब पहले हुआ करता था, ऐसा मम्मी ने मुझे बताया। तो वो कंपनी की मुलाजिम हो गई। और मम्मी को उस ज़माने में जब वो 12 साल की थी तो 300 रुपया महीना। अब मैं आप कब कितनी 12 साल की थी और अभी क्या 100 ईयर्स उनके हो गए हैं, 100 ईयर्स चल रहा है उनका, तो 300 रुपया बहुत होता है। उस ज़माने मम्मी बोलती थी कि हम लोग 2 रुपया 3 रुपये में पूरे घर का राशन भरते थे एक दिन का। तो कितना सस्ता ज़माना रहा होगा। तो 300 बहुत था उनके लिए और उनके परिवार के लिए। उनको घर भी दे दिया भाड़े का। वो भाड़े के घर में बॉम्बे सेंटर एक जगह है यहाँ पे, वो वहाँ पे वो बॉम्बे सेंटर में हुआ। और वो रंजीत मूवी टोन एक बहुत बड़ा कंपनी था, उन्होंने इनको निरंजन शर्मा को पिक्चर बनवा रहे थे, तो उन्होंने उस कंपनी ने इनको नौकरी दे दी। अब मम्मी वहाँ पे लग गई। अब रोज़ाना उनका प्रैक्टिस होता था और खाने का टाइम होता था, लंच का, डिनर का, ये सब, डिनर तो नहीं होता था, लंच होता था और ब्रेकफास्ट होता था, और शाम के बाद चाय होता था। उसके बाद सब लोग अपने अपने घर चले जाओ। शाम के 6 बजे के बाद कोई उस कंपनी में नहीं रहता था। तो हाँ, अगर शूटिंग है तो फिर आपको डे नाइट शूटिंग करनी होती थी। तो मम्मी बताती है कि वो अपना खाना लेके जाती थी और पेड़ में बांधती थी, क्योंकि ब्राह्मणों का ऐसा उस ज़माने में ऐसा हुआ करता था कि सब थोड़ी पता नहीं कौन क्या है, पता नहीं कौन कैसा है, खाना सबके हाथ का नहीं खाना है, तो घर का खाना लेके आके वो बांध देती थी। और उस ज़माने के याकूब और पता नहीं क्या का बहुत, मोतीलाल और ये सब, मोतीलाल, याकूब और नूरजहाँ, ये सब लोग हुआ करते थे उनके साथ में। तो वो सब मजाक उड़ाते थे, क्या ये करती है, ऐसा ऐसा टांग के रखती है खाना, ऐसे खाना टांगती, क्यों टांग के? बोले हमारी मम्मी ने हमारे हाथ में बनाया है। और नूरजहाँ भी छोटी थी तो बनाया, तो हमको मना करती है कि मत ऐसे नीचे खाना। तो सब हंसी उड़ाने लगे। बाद में मम्मी ने छोड़ दिया, बोले कि नहीं नहीं, सब मेरा हंसी उड़ाते, आप माँ खाना मत दिया करिए। भगवान की दया देखिए कि मम्मी का धीरे धीरे जो फेस था, आज तो फेस का कितना कुछ हो गया है, कॉस्मेटिक सर्जरी, तो फलाना ढिलाना, ये करा लो, वो करा लो, दुनिया भर का सब कुछ हो गया। मुंह टेढ़ा तो सीधा भी हो जाए, मगर उस ज़माने में ऐसा कुछ नहीं था। मम्मी का ईश्वर ने उनका फेस सीधा कर दिया। वो 13-14 साल में उनका फेस सीधा हो गया। जो बचपन से लेके 12 साल तक टेढ़ा था, वो फेस सीधा हो गया। तो ये ईश्वर की ही आशीर्वाद हुई। फिर वहाँ से जो उनका फिल्मों का करियर शुरू हुआ, उषा हरण सुपर डुपर हिट, और उसके बाद उनको बहुत सारे पिक्चरें उनकी कंपनियों के सुपर, तो वो इतनी लकी मानने लगे, लोग उनको लेने लगे। तो वो 14-15 साल में, अल हिलाल में 14 या 15 साल की थी, एज ए हीरोइन आ गई। फिर वतन बना, महबूब खान ने अल हिलाल बनाया, वतन बनाया, और उसके बाद बहुत सारी फिल्में महबूब खान ने बनाई, तो उनको एज ए लीड लिया। महबूब खान भी पहले एक्स्ट्रा में काम करते थे, जब मम्मी सेकेंड लीड में थी तो वो एक्स्ट्रा में थी, मगर वो कहते थे कि मैं फिल्म बनाऊंगा तो तुझे हीरोइन लूँगा। वो उन्होंने साबित किया, और बहुत बड़े महबूब खान, इतना बड़ा नाम है उनका, इतना बड़ा डायरेक्टर बने। और बाद में फिर उन्होंने बहुत सारे फिल्मों में काम किया, फूल है, लेक है, हलचल है, और अपने हस्बैंड की फिल्म के आसिफ की फिल्मों में भी काम किया। बहुत सारी फिल्मों में उनके काम किया। मुग़ल आज़म, पहली जो मुग़ल आज़म बनी थी उसमें वो बाहर का रोल कर रही थी, और बीना नामक की एक हीरोइन थी, बड़ी पॉपुलर थी उस टाइम, वो उनकी अनारकली का रोल कर रही थी, बाहर का वैम्प का रोल मम्मी कर रही थी। बाद में 13-14 रील बनने के बाद उन्होंने बंद कर दिया वो, और 2-3 बार बनने के बाद फिर ये दिलीप कुमार और मधुबाला की ये मुग़ल आज़म बनी।
और दिलीप कुमार मम्मी ने 85 साल तक उनको राखी बांधा। और राज कपूर से पारिवारिक बड़ी रही उनकी। उनको जायजी बोलते थे, जायजी पंजाबियों में अपने चाची को बोलते हैं जायजी। तो उनका पारिवारिक रहा। हमने भी बहुत बचपन में मम्मी के साथ में इन सबों के घर में गए और जाते रहे। अभी दिलीप कुमार जी बड़े अभी भी उनकी तबीयत अभी ठीक है, अच्छे हैं। बड़ा पूरी फिल्म इंडस्ट्री में मम्मी का एक अलग ही स्थान था। लोग उनको बहुत चाहते थे। उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में भी बहुत बड़े बड़े एक्टर को लॉन्च करवाया। राजकुमार उनके बड़े करीबी दोस्त थे। राजकुमार को महबूब खान को बोला कि आप मदर इंडिया बना रहे हैं तो आपको 2 हीरो चाहिए, तो आप राजकुमार को एक हीरो ले लीजिए। तो बोला ये नया लड़का है। और राजकुमार कैसे हीरो बने, क्योंकि मम्मी एक जगह रहती थी जहाँ फिल्म इंडस्ट्री के बहुत लोग कलाकार लोग रहते थे। तब माहिम एक जगह है मुंबई में, वहाँ पे फिल्म इंडस्ट्री के लोग बहुत थे। तो मम्मी भी वहाँ रहती थी। तो उनके मम्मी के घर में चोरी हो गई। जब चोरी हुई तो उन्होंने रिपोर्ट लिखाने के लिए माहिम पुलिस स्टेशन में गई। तो माहिम पुलिस स्टेशन में ये राजकुमार जी वहाँ के पुलिस चौकी के इंस्पेक्टर थे, सब इंस्पेक्टर थे। तो उनको रिपोर्ट लिखाया इंस्पेक्टर को। तो मम्मी को देख के पहचान के सितारा देवी जी हैं, तो नृत्यांगना भी बहुत बड़ी हैं और आर्टिस्ट भी हैं। तो बोले सितारा जी मैं आपसे एक कुछ बोलना चाहता हूँ, अनुरोध करता हूँ आपसे। तो बोले क्या बताइए। बोले मैं फिल्म इंडस्ट्री में काम करना चाहता हूँ। अब भाई मैंने पढ़ाई लिखाई की, इंस्पेक्टर बन गया, घर चलाना है, माँ बाप को देखना है, मगर मेरा शौक़ तो हीरो बनने का है। तो मम्मी ने राजकुमार को ऊपर से नीचे देखा तो बोला वाकई आप तो हीरो बनने लायक हैं, आपका बोलचाल भी बड़ा अलग किस्म का है, आपको काम मिल सकता है। तो बोले भाई मुझे काम कौन देगा। तो बोले आपको मैं काम दिलवाऊंगी, पहले आप मेरा ये सब जो चोरी हुआ है ना मेरा सामान दिलवा दीजिए, फिर मैं आपको काम दिलाऊंगी। तो राजकुमार ने जी बोला आपको चोरी का सामान मिल जाएगा, डोंट वरी, मैं दिला दूंगा। मैं कब आऊँ आपके घर बताइए। तो बोले आप आइए, मेरे हस्बैंड से आपको मैं मिलवाती हूँ के आसिफ से, फिर उसके बाद आपको और लोगों से भी मिलवाऊंगी। तो देखिए भाग्य की बात थी और राजकुमार जी की भी। तो वो आए और के आसिफ ने देखा तो बोला हाँ ये तो हीरो बनने लायक है, मगर मेरे प्रोजेक्ट में अभी तो हीरो संजीव कुमार जी हैं। तो बोले तो अच्छा ठीक है, फिर तो किससे क्या करें। तो बोले कि महबूब खान एक फिल्म बना रहे हैं। नहीं, संजीव कुमार बाद में थे, वो दत्त नाम था ना उनका, एक हीरो थे, बहुत बड़े हीरो थे, गुरुदत्त उनके फिल्म में थे। तो बोले अभी तो गुरुदत्त है, तो नेक्स्ट पिक्चर मैं बनाऊंगा तो मैं तुम्हें ज़रूर लूँगा। तो अब ऐसा हुआ कि मम्मी को जाना था महबूब खान के पास में। उनका मम्मी को बुलाए थे कि मम्मी उस ज़माने में फिल्म इंडस्ट्री छोड़ चुकी थी। जब वो 60 के करीब 57-58 का दौर जब आया तो 60 में उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री छोड़ दिया था। डांस पे ज़्यादा ध्यान दिया था, डांस ज़्यादा करती थी। तो भी उनको फिल्म के बहुत सारे ऑफर्स आते रहते थे। उन्होंने टॉप में फिल्म इंडस्ट्री छोड़ी, जब वो हीरोइन थी तभी छोड़ दिया उन्होंने। उनके पिताजी ने ये कहा था कि देखो सितारा, तुम अगर अभी आज हीरोइन हो, कल हीरोइन नहीं रही तो तुम्हें कैरेक्टर रोल करना होगा। इससे बेटर है कि तुम अपने जो खानदान की चीज़ें हैं, नृत्य से ही तुम यहाँ पे आई थी, फिल्म इंडस्ट्री को तुमने नृत्य दिया, तो अभी तुम नृत्य को ही लेके चलो आगे, अब ये फिल्म छोड़ दो। तो अपने पिताजी की बात मान ली, उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री छोड़ दी। नृत्य तो कर ही रही थी मगर नृत्य पे ही ज़्यादा उन्होंने जोर दे दिया। तो ये 60 के पहले की 59 या 58 में इन्होंने फिल्म इंडस्ट्री छोड़ दी थी। तब मदर इंडिया बनी थी। तो मदर इंडिया के लिए महबूब खान ने बोला भाई तू तो मेरा लोहा है, तू जिस चीज़ को छुएगी वो तो हिट हो जाने वाली है। तो मैं तो तुम्हें मैं तुम्हारा गुरु हूँ एक्टिंग का, तो तुम्हें तो ज़रूर काम करना पड़ेगा। भले तुम एक सीन करो आके मेरे इसमें फिल्म में, मगर तुम्हें काम करना पड़ेगा। तो वो गुरु मानती थी महबूब खान को।
रोटी पिक्चर क्या पिक्चर है, आप लोग भी देखो लाके रोटी, और आप देखो क्या मम्मी का फिगर है रोटी में। जंगली बनी है, महबूब खान की फिल्म में जंगली बनी है, और उन्होंने अपने को 22 किलो डाउन किया था, इतनी दुबली हो गई, क्योंकि बहुत ड्रेस ऐसा था, जंगली टाइप का ड्रेस था, तो उसमें फिगर अच्छा होना चाहिए। फिगर अच्छा होता तो दिखने में वो खूबसूरती दिखती है, ना कि अगर आप मोटे होते हो तो फिर वो चीपनेस दिखता है। तो इस वजह से मम्मी ने अपने आप को डाउन किया था, एकदम दुबली पतली। रोटी पिक्चर हम लोग ने अभी भी देखी, क्या मम्मी का एक्टिंग है, एकदम फ्री आज के जैसा एक्टिंग कर रही हैं। सो महबूब खान ने मम्मी को मदर इंडिया के लिए बुलाया। तो मदर इंडिया में एक फिल्म है, गाना है उसमें, होली का है। होली सॉन्ग में वो लड़का बनी है और कुमकुम उनके साथ डांस करे, वो कोरियोग्राफी भी उन्हीं की है। फिर तब जब जाने वाली थी तो राजकुमार को फ़ोन किया कि भाई मैं महबूब खान से मिलने जा रही हूँ, मुझे वो बुला रहे हैं, वो मेरे गुरु हैं, मुझे तो काम करना ही पड़ेगा, तो आप आइए मेरे साथ में, मैं इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ। वो मम्मी उनको लेके राजकुमार को गई, और राजकुमार को ले जाके मदर इंडिया के लिए उस रोल के लिए मिलवाया। जबकि मदर इंडिया में नरगिस के पति का रोल है, उनका रोल तो छोटा था मगर पावरफुल था। राजकुमार को दे दिया उन्होंने, उनका लुक्स वगैरह देख के, उनके डायलॉग डिलीवरी देख के दे दिया। जब उनको दे दिया और मम्मी ने उसमें डांस किया, और कैमरा ऑन, और नारियल तोड़ती थी मम्मी। हर पूरे फिल्म इंडस्ट्री में उनका यही, फिल्म छोड़ने के बाद भी इंडस्ट्री उनको बुलाती थी नारियल तोड़ने के लिए और कैमरा ऑन करने के लिए। जिस पिक्चर को भी वो उन्होंने छुआ, ऑन किया, कैमरा ऑन किया, नारियल तोड़ा, वो पिक्चर सुपर डुपर हिट हुई। राज कपूर अपने जीते जी राम तेरी गंगा मैली, प्रेम रोग, हर फिल्म के लिए मम्मी को नारियल तोड़वाए और कैमरा ऑन उन्हीं से करवाया। तो अब देखिए उनकी हर फिल्म, एक फिल्म थी जिसमें कि मम्मी नहीं थी, वो बाहर थी, फॉरेन में थी, और एक फिल्म में वो नारियल तोड़ नहीं सकी, मेरा नाम जोकर था उसका। फिल्म तो बहुत ही खूबसूरत थी, बहुत ही मैसेज देने वाली फिल्म थी, मगर चली नहीं। बाद में बॉबी जब बनाया तो मम्मी ने जाके उसको बोला, देखो जय जी, अब इस फिल्म में तो आप ज़रूर आ जाओ, मेरा कैमरा ऑन करो, नारियल तोड़ो, क्योंकि इसमें मैं अपने बच्चे को लॉन्च कर रहा हूँ, टीनेजर लव स्टोरी बना रहा हूँ। तो एक तो लड़की है और एक लड़का मेरा ही है, तो इसमें आपको ज़रूर आना होगा। इस बार आप कभी कहीं भी नहीं जाएंगी, आप पहले मेरा काम करेंगी, फिर आप फ़ौरन या कहीं भी शो में जाएंगी। तो बॉबी फिल्म देखिए कैसे सुपर डुपर हो, बॉबी फिल्म के वजह से ही टीनेजर्स का लव एंगल जाना लोगों ने। तो राजकुमार जी को मदर इंडिया में काम मिल गया, मदर इंडिया सुपर डुपर हिट हो गई। राजकुमार जी ने इस एहसान को मम्मी के इतना माना, और जब भी वो मिलते थे मम्मी से बड़े प्यार से मिलते थे, मम्मी को बहुत ही इज्जत करते थे। पूरी फिल्म इंडस्ट्री उनको इज्जत करती थी, उनके काम के लिए इज्जत करती थी। उन्होंने क्या क्या चीज़ें लाई है इंडस्ट्री में, और इंडस्ट्री में मम्मी प्रथम महिला इंडस्ट्री में भी हैं जो कि डांस लेके गई। डांस पहले इंडस्ट्री में, तो फिल्म इंडस्ट्री में मम्मी डांस लेके गई, और उन्होंने एक डांस फॉर्म बनाया। क्या करना है विशाल, नहीं ऑफ करो नहीं। तो फिर फिल्म इंडस्ट्री में वो जो लेके गई डांस, उन्होंने कथक फोक और वेस्टर्न डांस को मिलाकर इन्होंने एक डांस फॉर्म तैयार किया, उसका नाम रखा फिल्मी डांस। फिल्मी डांस के बाद आज बॉलीवुड डांस सब लोग जान रहे हैं। तो अब मैं मम्मी का यहीं ख़त्म करती हूँ, और आगे भी जब कभी मौका मिलेगा, जब कभी मुझे याद किया जाएगा, तो इसके आगे भी और बहुत सारी बातें आप सबसे शेयर करूँगी। अब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।